Hello and welcome to this class of real analysis. In last video, we have defined what a sequence is. एक अनुक्रम क्या होता है ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था और एक वास्तविक अनुक्रम क्या होता है वो भी पढ़ा था। ऐसा फलन जिसका प्रांत कैपिटल N हो और सहप्रांत कोई भी हो अनुक्रम कहलाता है। अगर सहप्रांत वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R या R का कोई उपसमुच्चय हो तो ये अनुक्रम वास्तविक अनुक्रम कहलाता है। अनुक्रम को हम इस सिंबल द्वारा व्यक्त कर सकते हैं शॉर्ट में सीक्वेंस xn, जहाँ xn अनुक्रम का nवां पद कहलाता है। तो इसके विभिन्न पद हो जाएंगे x1, x2, x3 एंड सो ऑन। तो ये हमने अनुक्रम के बारे में पढ़ा था, अनुक्रम के परास के बारे में भी पढ़ा था, अनुक्रम के कुछ एग्जाम्पल्स भी लिए थे। अब हम लें टाइप्स ऑफ ए सीक्वेंस, अनुक्रम के प्रकार। अनुक्रम किस किस प्रकार के हो सकते हैं वो सब डिपेंड करता है कि जो अनुक्रम के पद हैं वो बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं या एक जैसे हैं। अनुक्रम के पद किसी संख्या से ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, यानी उस संख्या को पार नहीं करेंगे, या किसी संख्या से ज़्यादा छोटे नहीं होंगे। इन सब आधारों पर अनुक्रम के प्रकार बनते हैं। तो अनुक्रम के प्रकार को हम शुरू करें। टाइप ऑफ सीक्वेंसेस। सबसे पहले कांस्टेंट सीक्वेंस या अचर अनुक्रम। अचर अनुक्रम किसे कहते हैं? ऐसा अनुक्रम जिसके सभी पद समान हों। अनुक्रम xn अचर अनुक्रम कहलाता है यदि xn इजिकल टू a फॉर ऑल n बिलोंग टू कैपिटल N, यानी अनुक्रम के सभी पदों का मान a हो। अर्थात सीक्वेंस xn को लिख देंगे a अनंत बार, जहां a क्या है? कोई भी कांस्टेंट। तो ऐसा अनुक्रम जिसके सभी पद समान हो अचर अनुक्रम या कांस्टेंट सीक्वेंस कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए 1 1 1 1 1 1 ये सीक्वेंस कांस्टेंट सीक्वेंस है, इसके सभी पद 1 हैं। ये सीक्वेंस √2 √2 √2 एंड सो ऑन, ये भी कांस्टेंट सीक्वेंस है, इसके सभी पद √2 हैं। तो अगर सीक्वेंस के सभी पद समान हो तो वो अचर अनुक्रम कहलाता है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। दूसरा अनुक्रम का प्रकार है तत्समक अनुक्रम, आइडेंटिटी सीक्वेंस। आइडेंटिटी सीक्वेंस वही होता है जो कैपिटल N पर डिफाइंड आइडेंटिटी फंक्शन होता है। तत्समक फलन, हम जानते हैं कि तत्समक फलन क्या होता है? ऐसा फलन जिसके अंतर्गत हर अवयव का प्रतिबिंब वही अवयव स्वयं हो, वो तत्समक फलन कहलाता है। तो अगर कैपिटल N से कैपिटल N में आइडेंटिटी फंक्शन I डिफाइन करें, फंक्शन के सिंबल को I दे दिया नाम F की बजाय, तो ये कैसा होगा? तत्समक है। तो N के हर अवयव की इमेज वही अवयव होगा, मतलब I के अंतर्गत N की इमेज N ही होगी फॉर ऑल N बिलोंग टू कैपिटल N, यानी 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3, 4 की इमेज 4 एंड सो ऑन। तो इमेजेस क्या आ जाएंगी? 1 की 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3, 4 की इमेज 4 एंड सो ऑन। तो ये जो अनुक्रम है जिसका कि nवां पद n ही हो जाएगा, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं सीक्वेंस n की वैल्यू 1 2 3 4 5 रखेंगे तो अलग अलग पद दिख जाएंगे। ये सीक्वेंस तत्समक अनुक्रम कहलाता है। तो ये फिक्स है, यही अनुक्रम होगा जिसका पहला पद 1, दूसरा पद 2, तीसरा पद 3, चौथा पद 4 एंड nवां पद n। ये जो अनुक्रम है इसे हम कहते हैं आइडेंटिटी सीक्वेंस या तत्समक अनुक्रम। इसके बाद हम आते हैं वर्धमान और ह्रासमान अनुक्रम, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सीक्वेंसेस। ये डेफिनेशन इस बात पर आधारित है कि अनुक्रम के जो पद हैं वो कैसे हैं, किधर जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं अथवा घट रहे हैं, या कभी बढ़ते हैं या कभी घटते हैं। तो सबसे पहले कोई अनुक्रम xn है, वो एकदिष्ट वर्धमान कब कहलाता है? एकदिष्ट वर्धमान या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कब कहलाएगा? जब xn इज लेस देन और इक्वल टू xn प्लस 1, यानी किसी भी पद से उसका अगला पद, यह है अनुक्रम का nवां पद और यह है उससे अगला पद यानी कि n प्लस 1वां पद। तो प्रत्येक पद से उसका अगला पद बड़ा या बराबर हो, बड़ा हो या बराबर हो, या है बीच में, तो वो अनुक्रम कहलाता है एकदिष्ट वर्धमान। एकदिष्ट वर्धमान का ही पर्टिकुलर रूप हो जाएगा निरंतर वर्धमान,
यह अनुक्रम निरंतर वर्धमान कहलाएगा यदि अनुक्रम के प्रत्येक पद से उसका अगला पद बड़ा ही हो, बड़ा या बराबर नहीं, कन्फर्मली बड़ा ही हो। यहाँ तो बड़ा हो तो भी और बराबर हो तो भी चलेगा, तब तो वो कहलाएगा एकदिष्ट वर्धमान। और इसमें निरंतर वर्धमान या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब कहलाएगा, जब किसी भी पद से अगला पद बड़ा ही होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। सिमिलरली एकदिष्ट ह्रासमान कहलाता है यही अनुक्रम। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाता है अगर किसी भी पद से उसका अगला पद छोटा या बराबर हो, छोटा हो चाहे बराबर हो, तब तो वो कहलाएगा एकदिष्ट ह्रासमान या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। इसी का पर्टिकुलर रूप हो जाएगा निरंतर ह्रासमान या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसमें क्या होगा कि किसी भी पद से अगला पद छोटा ही होना चाहिए। तो ये वर्धमान और ह्रासमान के आधार पर अनुक्रम के प्रकार हैं। इनको अगर हम उदाहरण से समझें तो जैसे ये सीक्वेंस है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तत्समक अनुक्रम भी है ये, और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, निरंतर वर्धमान है, क्योंकि इसमें हर पद से अगला पद बड़ा ही है। पहले से दूसरा बड़ा है, दूसरे से तीसरा बड़ा है, तीसरे से चौथा बड़ा है, पांचवा बड़ा है, सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ये सीक्वेंस 1 1 2 2 3 3 एंड सो ऑन, इसका पहला पद 1, दूसरा भी पद 1, तीसरा पद 2, चौथा पद 2, पांचवा 3, छठा भी 3 एंड सो ऑन। ये अनुक्रम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, लेकिन ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एकदिष्ट वर्धमान तो है ये, लेकिन स्ट्रिक्टली नहीं है, क्योंकि इसमें प्रत्येक पद से अगला पद या तो बड़ा है या बराबर है। जैसे पहले से दूसरा तो बराबर है, दूसरे से तीसरा बड़ा है, तीसरे से चौथा बराबर है, चौथे से पांचवा बड़ा है, तो कभी बराबर कभी बड़ा है। ये एकदिष्ट वर्धमान होगा, ये कहा जा सकता है निरंतर वर्धमान। एक सीक्वेंस हम ये लें 2 2 2 2 एंड सो ऑन, यानी अनुक्रम के सभी पद 2 ही हैं। ये एक तरह से तो कांस्टेंट सीक्वेंस है, अचर अनुक्रम, क्योंकि सारे पद समान हैं। दूसरी तरह से ये एकदिष्ट वर्धमान की परिभाषा में भी आ रहा है, क्योंकि एकदिष्ट वर्धमान की क्या कंडीशन है कि किसी भी पद से अगला पद या तो बड़ा हो या बराबर हो। तो यहाँ पर किसी भी पद से अगला पद बड़ा तो नहीं है, लेकिन बराबर है। पहले से दूसरा बराबर है, दूसरे से तीसरा बराबर है, तीसरे से चौथा बराबर है, तो ये भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो जाएगा, स्ट्रिक्टली नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रिक्टली में तो प्रत्येक पद से अगला पद बड़ा ही होना चाहिए। अब इस बात को और थोड़ा सा डिटेल में समझें। ये जो स्थिति है, ये तीनों ही सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग तो हैं, तीनों ही मोनोटोनिकली, यानी कि एकदिष्ट वर्धमान तो ये तीनों ही हैं, लेकिन इनमें से निरंतर वर्धमान कौन सा है, वो केवल पहला है। तो निरंतर वर्धमान या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस का पर्टिकुलर रूप है, यानी जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग तो होगा ही, लेकिन जो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है वो ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो। तो कोई भी सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होने के बाद फिर वो निरंतर हो भी सकता है और ना भी हो। दोबारा से सुन लें, ये सभी, इसमें लगातार पद बढ़ रहे हैं, इसमें पद कभी बराबर रहता है कभी बढ़ता है, और इसमें लगातार पद बराबर रह रहे हैं। ये तीनों ही एकदिष्ट वर्धमान हैं, लेकिन इनमें से निरंतर वर्धमान केवल ये है। तो ये मोनोटोनिकली भी है और स्ट्रिक्टली भी है, ये केवल मोनोटोनिकली है, स्ट्रिक्टली नहीं है। तो ये
इस आधार पर कि पद बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, उस आधार पर अनुक्रम का प्रकार हो गया। उसी प्रकार डिक्रीजिंग हो जाएंगे। जैसे ये सीक्वेंस है 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। इस सीक्वेंस का व्यापक पद है 1/n, nवां पद है 1/n। तो ये सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, निरंतर ह्रासमान है, और एकदिश ह्रासमान तो है ही। ये सीक्वेंस 0 0, -1 -1, -2 -2 एंड सो ऑन, ये भी डिक्रीजिंग है, एकदिश ह्रासमान है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, क्योंकि इसके पद किसी भी पद से अगला पद या तो बराबर है या छोटा है। पहले से दूसरा बराबर है, दूसरे से तीसरा छोटा है, तीसरे से चौथा बराबर है, फिर छोटा है, फिर बराबर है एंड सो ऑन। इसमें निरंतर घट रहे हैं, इसमें कभी घटते हैं कभी बराबर रहते हैं। और ये सीक्वेंस 2 2 2 2, इसमें हमेशा ही बराबर रहते हैं। तो बराबर रहें या घटे तो आ जाएगा एकदिश ह्रासमान। अब उसमें से विशेषतः अगर घटते ही जाएं, बराबर कहीं ना हो, तो वो निरंतर की श्रेणी में आ जाता है। ये तीनों ही उदाहरण, इन तीनों में ही ये अनुक्रम, तीनों ही अनुक्रम एकदिश ह्रासमान तो हैं, एकदिश ह्रासमान या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, तो ये तीनों ही हैं। उसमें से अगर हम पर्टिकुलर रूप पे जाएं कि निरंतर ह्रासमान कौन सा है, तो निरंतर केवल ये है, ये दोनों नहीं है। तो ये वर्धमान और ह्रासमान अनुक्रम के प्रकार हो गए, उनकी कंडीशंस हो गई। अनुक्रम के अगले प्रकार बनते हैं बाउंडनेस के आधार पर, परिबद्धता के आधार पर। हमने समुच्चयों की परिबद्धता पहले पढ़ी थी, और समुच्चयों की परिबद्धता वाला ही कंसेप्ट यहाँ पर अनुक्रमों की परिबद्धता का है। पहले हम जो समुच्चयों की परिबद्धता पढ़ी थी उसको रिवाइज करें। एस कोई समुच्चय है, सबसेट ऑफ आर। अब एस में जितने भी अवयव हैं, अगर एस के सारे अवयव किसी संख्या k1 से कम या बराबर हों, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू एस, यानी एस के सभी अवयव किसी k1 से कम या बराबर हों, तो ये k1 कहलाता है एस का अपर बाउंड या ऊपरी परिबंध, और जिस समुच्चय का अपर बाउंड मौजूद हो वो अपर बाउंडेड कहलाता है। इसी तरह से अगर समुच्चय एस के सभी अवयव किसी संख्या k2 से बड़े या बराबर हों, तो k2 कहलाता है समुच्चय एस का लोअर बाउंड, और ये समुच्चय लोअर बाउंडेड कहलाता है। अगर दोनों तरह के नंबर मौजूद हों, समुच्चय के सभी अवयवों से छोटा या बराबर भी मौजूद है और समुच्चय के सभी अवयवों से बड़ा या बराबर भी मौजूद है, तो समुच्चय कहलाता है दोनों तरफ से परिबद्ध, यानी तब हम कहते हैं ओनली परिबद्ध। तो ये समुच्चय की परिबद्धता हमने बहुत डिटेल में पढ़ ली है पिछले वीडियोस में, और परिबद्धता से ही के बाद हमने इन समुच्चयों के सुप्रीमम और इन्फीमम भी पढ़े थे, उन पर भी हमने काफ़ी टाइम व्यतीत किया था और उन पर उनसे संबंधित थ्योरम्स भी की थी। तो ये जो परिबद्धता का कंसेप्ट है वो मैंने याद दिलाया है, जो अपने पिछले वीडियोस में आपको मिल जाएगा, जो हमने समुच्चयों के बारे में पढ़ा है। वही परिबद्धता का कंसेप्ट यहाँ हम अनुक्रम के लिए पढ़ रहे हैं। तो अनुक्रम की परिबद्धता क्या होगी, वो डेफिनेशंस इस प्रकार हैं। कोई अनुक्रम xn ऊपरी परिबद्ध कहलाता है, यानी अपर बाउंडेड, इफ देयर एग्जिस्ट ए k बिलोंग्स टू r सच दैट, कोई रियल नंबर k ऐसा विद्यमान हो कि वो k अनुक्रम के सभी पदों से बड़ा या बराबर हो, फॉर ऑल n बिलोंग टू कैपिटल, यानी अनुक्रम में जितने भी पद हैं सबसे बड़ा या बराबर है k, तो k कहलाता है। ये k तो कहलाएगा इस अनुक्रम का ऊपरी परिबंध, अपर बाउंड, और ऐसा अनुक्रम जिसका अपर बाउंड मौजूद है वो अनुक्रम कहलाएगा ऊपरी परिबद्ध, अपर बाउंडेड। सिमिलरली निम्न परिबद्ध अनुक्रम, यानी ये अनुक्रम xn लोअर बाउंडेड या निम्न परिबद्ध कब कहलाएगा, जब कोई ऐसा रियल नंबर मौजूद हो जो अनुक्रम के सभी पदों से छोटा या बराबर है।
अनुक्रम के सभी पदों से अगर कोई k छोटा या बराबर है तो ये k तो क्या कहलाएगा, लोअर बाउंड, निम्न परिबंध। और ऐसा अनुक्रम जिसका लोअर बाउंड मौजूद है वो अनुक्रम कहलाएगा लोअर बाउंडेड, निम्न परिबद्ध। ये बात हो गई। और अगर दोनों ही बातें हों, तीसरा पॉइंट, कोई अनुक्रम xn परिबद्ध कहलाता है यदि दो नंबर k1 और k2 रियल नंबर ऐसे विद्यमान हो, देयर एग्जिस्ट k1 एंड k2 बिलोंग टू R सच दैट ऑल टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर ग्रेटर देन और इक्वल टू k1 एंड लेस देन और इक्वल टू k2। यानी अनुक्रम के जितने भी पद हैं वो सब k1 से तो बड़े या बराबर हों और k2 से छोटे या बराबर हो, या ये कहो कि k1 अनुक्रम के सभी पदों से छोटा या बराबर हो और k2 अनुक्रम के सभी पदों से बड़ा या बराबर हो। तो k1 लोअर बाउंड कहलाएगा, k2 अपर बाउंड कहलाएगा। और अगर ये दोनों मौजूद हैं, लोअर और अपर, तो अनुक्रम परिबद्ध कहलाता है, मतलब दोनों साइड से परिबद्ध हो जाता है। और अगर मॉड में डिफाइन करें तो हम एक साइड ही काफ़ी होगी, मतलब परिबद्ध कहलाएगा या अगर k1 k2 ऐसे दो नंबर मौजूद हों, या देयर एग्जिस्ट ए k बिलोंग्स टू R, या k में R में कोई एक अवयव k ऐसा मौजूद हो कि अनुक्रम के सभी पदों का मॉड उस k से छोटा या बराबर हो। तो अगर मॉड में लें तो एक k ही काफ़ी है। इस केस में सीक्वेंस दोनों तरफ से परिबद्ध हो जाएगा, यानी बाउंडेड हो जाएगा। ये सब हमने सेट में भी इसी तरह से पढ़ा था। पुनः कोई अनुक्रम, अब ये जो बात हमने यहाँ पर ले ली, उस बात को परिसर के आधार पर भी समझ सकते हैं। कोई अनुक्रम ऊपरी परिबद्ध, निम्न परिबद्ध या परिबद्ध, अपर बाउंडेड, लोअर बाउंडेड या बाउंडेड होगा यदि उसका जो परास है, रेंज है, वो क्रमशः अपर बाउंडेड, लोअर बाउंडेड या बाउंडेड हो। यानी अनुक्रम का जो परास है, परास हमने अच्छी तरह समझ लिया क्या होता है, सेट ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, अनुक्रम के सभी पदों का समुच्चय, वो परास हो जाता है। और परास जैसा है वैसा ही अनुक्रम कहलाएगा। इस आधार पर अगर परास एक परिबद्ध समुच्चय है तो अनुक्रम भी परिबद्ध कहलाएगा। अगर परास ओनली अपर बाउंडेड समुच्चय है तो अनुक्रम भी अपर बाउंडेड कहलाएगा। तो ये बाउंडनेस के आधार पर अनुक्रम के प्रकार हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे कुछ अनुक्रम के उदाहरण पढ़े थे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए, उन्हीं उदाहरणों को अगर एक बार और देख लें तो जैसे ये अनुक्रम है, ये दोनों तरफ से परिबद्ध है क्योंकि इसके सभी पद 2 और 2 के बीच में ही हैं। यानी इस अनुक्रम के बारे में ये कहा जा सकता है कि ऑल टर्म्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड लेस देन और इक्वल टू 2। तो ये अनुक्रम दोनों तरफ से परिबद्ध है। ये वाला जो अनुक्रम है 1 1 2 2 3 3 एंड सो ऑन, इसमें हम देख रहे हैं कि इस अनुक्रम में जो पद हैं वो कंटिन्यूसली बढ़ते चले जाएंगे। तो इस अनुक्रम के पदों के बारे में ये कह सकते हैं कि इस अनुक्रम के सारे पद अगर उनको xn द्वारा व्यक्त करें तो सारे पद 1 से बड़े या बराबर तो हैं, लेकिन किसी संख्या से छोटे या बराबर होंगे ऐसी कोई संख्या नहीं होगी, क्योंकि उस अनुक्रम में पद अनलिमिटेडली यानी कंटिन्यूसली अप टू इन्फिनिटी बढ़ते ही चले जाएंगे। तो कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिससे इस अनुक्रम के सारे पद छोटे हों या छोटे या बराबर हों, लेकिन इस अनुक्रम के सारे पद किससे बड़े या बराबर हैं, वो 1 है, -1 है, 0 है, बहुत है। तो ये अनुक्रम लोअर बाउंडेड है ओनली, अपर बाउंडेड नहीं है। ये वाले सीक्वेंस पर विचार करें 1 1/2 1/3 1/4 एंड सो ऑन, तो ये अनुक्रम दोनों तरफ से बाउंडेड है क्योंकि इस अनुक्रम के जो पद हैं हम देख रहे हैं कि पहला पद ही सबसे बड़ा और उसके बाद लगातार घटते जा रहे हैं और सारे पद पॉजिटिव हैं। तो इस अनुक्रम के बारे में ही कहा जा सकता है कि इस अनुक्रम के सभी पद यानी कि 1/n 0 से तो बड़े होंगे क्योंकि सारे पॉजिटिव हैं और सारे पद 1 से छोटे या बराबर होंगे। तो ये अनुक्रम बाउंडेड है, 0 इसका लोअर बाउंड है, 1 इसका अपर बाउंड है और ये दोनों तरफ से बाउंडेड है। ये इस तरह से हम अनुक्रम की परिबद्धता के आधार पर, अपर बाउंड लोअर बाउंड के आधार पर अनुक्रम के प्रकार को समझ सकते हैं। ये एक प्रकार हो गए। अनुक्रम और उसके प्रकार के जितने भी उदाहरण अभी हमने रफली डिस्कस किए हैं उन्हीं को मैंने यहाँ थोड़ा सा लिख दिया है और उनको आप तेज़ी से पढ़ सकते हैं। xn = 1/n ये सीक्वेंस है, ये एक दिश ह्रासमान है, विशेषतः ये निरंतर भी ह्रासमान है क्योंकि लगातार घट रहे हैं, वो सारी बात हमने कर ली है। ये वाला एग्जाम्पल देखें xn = n², इसके पद होंगे 1 4 9 16। ये पद निरंतर, ये अनुक्रम निरंतर वर्धमान है
और परिबद्ध ये केवल एक तरफ से है, लोअर बाउंडेड है, अपर बाउंडेड नहीं है। तो यह अनुक्रम एकदिष्ट वर्धमान है, विशेषतः निरंतर वर्धमान है। यानी ब्रॉड कैटेगरी तो यह है कि एकदिष्ट वर्धमान है, और एकदिष्ट वर्धमान की का पर्टिकुलर रूप यह निरंतर वर्धमान भी है। क्यों है वो कारण लिख दिया है, क्योंकि हर पद से अगला पद बड़ा है। इसके अलावा यह अनुक्रम निम्न परिबद्ध भी है। निम्न परिबद्ध क्यों है? क्योंकि अनुक्रम के सारे पद 1 से बड़े या बराबर हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं सारे पद 1 से बड़े या बराबर हैं, तो 1 इसका लोअर बाउंड है और यह अनुक्रम निम्न परिबद्ध है, लोअर बाउंडेड है, लेकिन ये अपर बाउंडेड नहीं है, ऊपर से इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। तीसरा एग्जाम्पल है xn, जहाँ xn बराबर 3, यानी ये अचर अनुक्रम है। ये अचर अनुक्रम है, परिबद्ध है, क्योंकि सारे पद 3 और 3 के बीच में ही है। 3 ही इसका लोअर बाउंड हो जाएगा, 3 ही अपर बाउंड हो जाएगा। एकदिष्ट वर्धमान भी है, क्योंकि पद लगातार बराबर रह रहे हैं, बढ़ें या बराबर रहें तो एकदिष्ट वर्धमान की श्रेणी में आ जाता है। तो यहाँ बढ़ तो नहीं रहे लेकिन बराबर रह रहे हैं, तो एकदिष्ट वर्धमान भी कहा जाएगा, एकदिष्ट ह्रासमान भी कहा जाएगा। एकदिष्ट ह्रासमान में ये होता है कि घटें या बराबर रहें, तो यहाँ घट तो नहीं रहे लेकिन बराबर हैं, तो ये एकदिष्ट वर्धमान भी कहा जा सकता है, एकदिष्ट ह्रासमान भी है, अचर अनुक्रम भी है। लेकिन ये निरंतर वर्धमान या निरंतर ह्रासमान की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि निरंतर वर्धमान में पद लगातार बढ़ते ही जाने चाहिए, बराबर नहीं होने चाहिए, और निरंतर ह्रासमान में लगातार घटते ही जाने चाहिए। तो ये उदाहरण हो गया। इसके बाद एक चौथा एग्जाम्पल ये भी है, अनुक्रम xn, जिसमें xn की वैल्यू है -1 की पावर n, और -1 की पावर n में n का मान 1 2 3 4 5 रखते जाएँ तो -1 की 1 पावर बराबर -1, -1 की 2 पावर बराबर 1 आ जाएगा, -1 की 3 पावर बराबर माइनस। तो इस अनुक्रम के पद आ जाएंगे -1 1 -1 1 -1 1 एंड सो ऑन। यह अनुक्रम परिबद्ध है, क्योंकि इस अनुक्रम के सारे पद -1 और 1 के बीच ही हैं। ऑल टर्म्स आर बिटवीन -1 एंड 1। ये एकदिष्ट वर्धमान या एकदिष्ट ह्रासमान नहीं है, क्योंकि इसके पद बढ़ें या बराबर रहें ऐसा भी नहीं है, घटें या बराबर रहें ऐसा भी नहीं है। पद कभी बढ़ते हैं कभी घट जाते हैं, पहले से दूसरा बड़ा है, दूसरे से तीसरा छोटा है, तीसरे से चौथा बड़ा है, फिर छोटा है, फिर बड़ा है। तो पद बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, बढ़ते घटते हैं, तो ये दोलनीय अनुक्रम होगा। ये अनुक्रम वर्धमान या ह्रासमान की श्रेणी में नहीं आएगा। इस अनुक्रम के परिसर का भी उदाहरण यहाँ लिख दिया है, क्योंकि इस अनुक्रम में जितने भी पद आते हैं उनके समुच्चय को परिसर कहते हैं। तो यहाँ पर अनुक्रम में 2 ही पद आ रहे हैं, -1 और 1, तो परिसर इसका ये परिमेय समुच्चय हो जाएगा। तो ये हमने टाइप ऑफ सीक्वेंस के बारे में आज पढ़ा, अनुक्रम के बारे में, और फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट्स अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स टू ऑल, जय हिंद।